नमस्कार जोहार मेरे झारखंड के शेर शेरनियों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाजार में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के विभिन्न शासन व्यवस्था में से। आज हम बात करेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में। आज पूरा जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ से जानने वाले हैं कि पढ़ा पंचायत की शासन व्यवस्था किस आधार पर चलती थी। यहाँ से हम जानेंगे कि उस समय के लोगों के द्वारा कौन कौन से संगठन थे, कौन कौन से पद थे तथा किन्हें क्या कहा जाता था, और उस समय के लोगों का हम पूरी तरह से जानेंगे राजनीतिक स्थिति क्या हुआ करता था। तो दोस्तों आज आप सभी हमारे साथ बने रहिए और हम आपको लेकर के चलते हैं पढ़ा पंचायत की शासन व्यवस्था में। देखिए यहाँ पे हम जानेंगे सबसे पहले ये जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था था, ये मुख्यतः उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था था, और उरांव जनजातियों के द्वारा जो भी शासन व्यवस्था चलाए जाते थे उसी को हम पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं सबसे पहले कि मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से ये जो है शासन व्यवस्था मैच करता है। जैसे हम बात किए थे कि झारखंड के विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में से हम पिछले वीडियो में हम बताए थे मुंडा शासन व्यवस्था। वहाँ पे हम बात किए थे कि मुंडा जनजाति के द्वारा जो भी शासन व्यवस्था स्थापित किया गया था, जिस आधार पर वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था चल रही थी, उसी से मिलता जुलता ये हमारा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था भी है। बहुत चीज़ वहाँ से मैच करता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कौन कौन से पद थे, कौन कौन से संगठन थे और किन्हें क्या कहा जा रहा था, और वहीं पे हम बात करेंगे कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले महतो। एक पद हुआ करता था महतो, और वो क्या थे तो गांव का प्रधान को महतो कहा जाता था, और ये प्रत्येक गांव में एक महतो हुआ करते थे। क्योंकि गांव जितना है तो उतने गांव में क्या होंगे, गांव के एक प्रधान होंगे, तो उन्हीं को प्रधान को क्या कहते थे, महतो कहा जाता था। कहाँ पे, तो ये हमारा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो एक पद था। और महतो पद था, पूरे गाँव का प्रधान हो गया तो उसका कोई कार्य भी होगा। तो इसका कार्य क्या है कि गाँव स्तर के सभी मामलों का निपटारा करना। गांव में बहुत तरह के ये होते हैं, तो उस सभी चीज़ों का निपटारा करने का काम किसका था, तो महतो का था। ठीक है, सभी मामलों का निपटारा करने का महतो का। यहीं पे देखेंगे कि गांव के सभी बुजुर्ग और अनुभवी जो लोग थे वो महतो को सपोर्ट करते थे, उसे अनुभव देते थे कि क्या करना चाहिए। ठीक है, प्रधान को मदद करते थे। कोई भी ऐसा मामला आ गया जिसमें क्या है कि महतो के द्वारा वो सुलझाया नहीं जा रहा है, तो उस समय गांव के बहुत सारे बुजुर्ग लोग और अनुभवी लोग उनको मदद करते थे कि इस मामले में ये किया जाना बेहतर रहेगा। तो ये हमने जान लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसका कोई अधिकार भी होगा। तो महतो का क्या था कि गाँव स्तर के जितने भी प्रशासन होते थे, जैसा भी शासन वहाँ पर चलाना था, जिस आधार से वहाँ के लोगों को व्यवस्थित करना था, वो सारा प्रशासनिक अधिकार महतो को हुआ करता था। और गांव स्तर के न्यायिक अधिकार भी महतो को मिला था। अर्थात क्या है कि कोई भी व्यक्ति यदि गलती करता है तो उसे दंड भी दे सकता है। कौन, तो वो महतो दे सकता था। तो यहाँ से ये चीज़ हमने देख लिया कि प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकार भी महतो को प्राप्त था। यहीं पे हम बात करेंगे दूसरा जो पद था वो मांझी का पद था। और मांझी क्या थे कि महतो का सहयोगी हुआ करते थे। जो गांव में प्रधान है वो महतो, और उसका एक सहयोगी थे जिसको मांझी कहा जाता था। और ये महतो का सहयोगी, और साथ ही साथ क्या है कि महतो के पंचायती आदर्शों को लोगों तक जा कर के पहुँचा देना। जैसे पंचायत हुआ करते थे गांव में, और उस पंचायत में जो महतो का आदर्श हुआ करते थे, उसका अनुभव जो कहना चाहते थे लोगों को, उस पंचायत में सारे लोग तो नहीं आते थे। लेकिन क्या है, ये मांझी का कार्य होता था कि वो लोग जो उस पंचायत में नहीं आ पाए हैं उन तक उनके आदर्शों को पहुंचाया जाए। जैसे पंचायत बैठक में क्या होता था, कोई प्रशासनिक कानून बना तो उसके आधार पर क्या है, सबको सूचना दे देना कि ये करना है, ये नया नियम लागू हुआ है। तो उस काम कौन था, किसका काम था वो, तो वो हमारा मांझी का काम हुआ करता था। यहीं पे हम बात करते हैं पढ़ा या फिर पढ़ा। एक पद था और इसका काम क्या था, तो ये कई गाँवों को मिला करके बनी पंचायत, जिसे अंतर ग्रामीण पंचायत भी कहते हैं। तो इसी को पढ़ा या पढ़ा कहा जाता था, जो कई गांवों को मिला करके पंचायत बना। ठीक है,
ये क्या थे, 2 से 2 अधिक गांवों का जो विवाद था उसको निपटारा करने का काम। महतो का काम हम देखें क्या कि गांव के निपटारा करने का, जो भी गांव का मैटर है उसको निपटारा करना। यहीं पे पूरे गांव को मिला करके 2 या 2 से अधिक गांवों को मिलाएं तो वो पढ़ा बन गया, और पढ़ा के जो है 2 गांवों के निपटारा करने का, मामला का निपटारा करने का काम पढ़ा को था। और यही हमारा क्या है कि गाँव का विवाद का निपटारा कर दिया। यहीं पे हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो पंचायत था 3 स्तर में बटा हुआ था। पहला निम्न स्तर, दूसरा मध्य स्तर और तीसरा उच्च स्तर का था। जहाँ पे निम्न स्तर और मध्य स्तर निर्णय नहीं ले पाते थे, उस स्तर पर, उस लेवल के जो मैटर थे उस पर निर्णय लेने का काम उच्च पंचायत करते थे, और उस पर कड़ा निर्णय उच्च पंचायत लेते थे। यहीं पे हम बात करेंगे कि पंचायत के कार्यवाही में पुरुष के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता थी, अर्थात पंचायत में जो भी पुरुष भाग ले सकते थे, अपना राय मशवरा दे सकते थे, उसी आधार पर वहाँ की महिलाओं को भी वो अधिकार प्राप्त था कि वो भी भाग ले सकते थे, अपना सहभागिता जता सकते थे। तो ये हमने कहाँ पे देखा, तो पढ़ा में देखा। यहीं पे हम बात करते हैं कि पढ़ा राजा। तो पढ़ा राजा कौन थे, पढ़ा पंचायत का प्रमुख जो हुआ करते थे उसी को पढ़ा राजा कहा जाता था। इसमें क्या है कि महतो द्वारा, महतो जो गांव का प्रधान था, यदि गांव के प्रधान के द्वारा कुछ ऐसा मैटर है जिस पर वो निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो उस निर्णय को, उस मैटर को क्या करेगा, पढ़ा राजा के पास भेज देगा, और पढ़ा राजा उस मैटर पर निर्णय लेने का काम करते थे। तो यहाँ से हमने देखा कि गाँव स्तर के जो भी मैटर है उसका निपटारा नहीं कर पा रहा है महतो, तो महतो क्या करेगा, जो गांवों के संकलन से बना हुआ पढ़ा पंचायत, तो उनके प्रमुख जिनको कहते हैं पढ़ा राजा, तो पढ़ा राजा को निपटारा करने के लिए भेज देगा, और पढ़ा राजा क्या करते थे, उस मामले का निपटारा किया करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पढ़ा दीवान के बारे में। पढ़ा दीवान क्या हुआ करता था, तो देखिए दोस्तों, ये सभी पढ़ा राजाओं से ऊपर का पद हुआ करता था पढ़ा दीवान। पढ़ा हम देखें कि गाँवों माने पंचायत, 2-4 गाँवों को मिला करके पंचायत बना, और उसके प्रमुख पढ़ा राजा। और पढ़ा राजा जब 5-6 पढ़ा राजा मिल गए तो उसके प्रधान को हम कहते थे पढ़ा दीवान, और ये क्या थे, सभी राजाओं का प्रधान हुआ करते थे। और वहीं पे हम देखेंगे कि सभी के बीच समन्वय बनाने का भी काम करते थे। जैसे बहुत सारे पढ़ा राजा हो गए तो उन सभी में भी कभी विवादें उत्पन्न हो जाते थे, तो उन सभी को समन्वय करने का काम, सभी को साथ लेकर के चलने का काम उस समय का पढ़ा दीवान का हुआ करता था। यहीं पे हम बात करेंगे कि पढ़ा दीवान जो था सर्वोच्च पदाधिकारी था। जैसे हमने बताया कि सभी राजाओं का प्रधान पढ़ा दीवान हुआ करता था, तो ये क्या है कि सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, सबसे ऊंचा पद पर ही इसका ये है, अधिकार है। यहीं पे हम बात करेंगे दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय की तरह ये कार्य भी करता था। सबसे ऊपर है तो उसको प्रशासनिक के साथ साथ न्यायिक अधिकार भी है, और उस आधार पर क्या करते थे कि किसी भी व्यक्ति को दंड देने का भी काम वही करते थे। अर्थात सुप्रीम कोर्ट की तरह वो निर्णय लेने का भी काम किसका था, तो पढ़ा दीवान का था। वो कहीं भी कुछ भी एक्शन ले सकता है, कोई अपराधी को वो दंड दे सकता है, तो वो क्या था, वो पढ़ा दीवान का काम था। ठीक है, यहीं पे हम बात करेंगे कि पढ़ा राजा के द्वारा अनिर्णित मामलों का जो निपटारा करना। जैसे पढ़ा राजा कौन थे हमारा, तो पंचायत स्तर पर, है ना, 5-6 गांवों को मिला करके जो बना पंचायत स्तर पर, उसके प्रधान को पढ़ा राजा कहते थे। अब क्या है, उस पंचायत के ऐसा कोई मामला बन गया जिस पर निर्णय नहीं ले रहा है पढ़ा राजा, या फिर नहीं ले पा रहा है, तो उस स्थिति में उस मैटर को कहाँ पे भेज देगा, तो पढ़ा दीवान के पास भेज दिया। अब पढ़ा दीवान के पास भेज दिया तो ये क्या करेगा, दीवान उसके ऊपर का पद था, तो दीवान उस पर निर्णय लेगा और उसका निपटारा करेगा। यहीं पे अब बात करते हैं दोस्तों कि पाहन का भी एक पद हुआ करता था पढ़ा पंचायत में। और ये पाहन क्या हुआ करते थे, तो गांव के धार्मिक प्रमुख होते थे। जैसे धर्म के प्रति, यहाँ पे हमने तो राजनीतिक देखा, अब क्या है, धार्मिक प्रधान को ही पाहन कहा जाता था, जिसमें अभी पुजारी या फिर पंडित कहते हैं, तो वही क्या है, पाहन हुआ करते थे। और ये क्या करते थे, सभी धार्मिक अनुष्ठानों का निपटारा करते थे। जितना भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे, जैसे पूजा पाठ, पर्व त्यौहार या फिर शादी विवाह जो भी हुआ करता था, वो कार्य संपन्न कराने का काम पाहन का हुआ करता था।
यहीं पे हम बात करें दोस्तों, ये पद जो है शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता था। मतलब ऐसे व्यक्ति, पाहन तो है लेकिन क्या है, पाहन का पद उसी को दिया जाता था जो शादीशुदा हैं, शादी किए हुए व्यक्ति को ही पाहन का पद मिलता था। और यही देखिए, पाहन को क्या है कि पूजा पाठ कराने के बाद भूमि दिया जाता था दान के रूप में, तो उस दान दिए हुए भूमि को क्या कहेंगे, पहनई कहते हैं। ठीक है, उस समय पहनई कहा जाता था जो भूमि पाहन को दान में दे दिया जाता था, तो ये हमारा पहनई कहलाता था। यहीं पे अब बात करते हैं, अगला जो है ये हमारा बेगा, इसी को बेधा भी कहा जाता था। और ये बेधा क्या है, तो पाहन को मदद करने वाले, पाहन का सहयोगी को बेधा कहते थे। ठीक है, पाहन क्या थे, तो धार्मिक प्रधान, और उनको मदद करने वालों को बेगा या फिर बेधा कहा जाता था। और ये क्या है कि ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का काम करते थे। बहुत बार क्या होता है कि उस समय के लोगों के द्वारा गांवों में ग्रामीण देवता हुआ करते थे और उनका भी पूजा अनुष्ठान किया जाता था, तो वो काम करने का काम कौन करते थे, बेगा करते थे, जो पाहन का सहायक हुआ करता था। यहीं पे हम बात करते हैं कि महतो के पूर्व, जो महतो का पद यहाँ पे हमने देखा कि ग्राम का प्रधान होते थे महतो, और महतो का पद नहीं था, उससे पूर्व जो है गांव का पुरोहित भी हुआ करता था। कौन, तो बेधा। ठीक है, और ये क्या है, लौकिक प्रधान भी हुआ करते थे। तो यहाँ से ये चीज़ हमने जान लिया। अब यहाँ पे बात करते दोस्तों, ये जो है डांडा पढ़ा, ये क्या है कि कई गाँवों को मिला करके बनाया गया एक संगठन था। बहुत सारे गांवों को मिला करके एक संगठन का निर्माण किया गया था, उसी को डांडा पढ़ा के नाम से जानते हैं। पढ़ा के प्रत्येक गांव के सदस्य के रूप में अधिकार और दर्जा दिया गया था। जितने भी गांव थे और जितने भी सदस्य थे उनको कुछ ना कुछ अधिकार और कुछ दर्जा दिया हुआ था। उसी में देखेंगे कि पदों के अनुरूप सदस्यों का अधिकार और कर्तव्य और उसका पहचान, जिस तरह से उसका पद था उस तरह से उसका क्या था, सदस्यों को अधिकार मिला हुआ था और उसका पहचान भी उसी तरह से था, और उसको अपना कर्तव्य का निपटारा भी उसी तरह से करना था। तो यहाँ से ये चीज़ हमने देख लिया डांडा पढ़ा के बारे में। अब बात करते हैं पढ़ा मंच। पढ़ा मंच क्या था दोस्तों, तो ये इस प्रकार का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मंच का निर्माण किया जाता था, जिसका निर्माण अश्विन पूर्णिमा के दिन आयोजन होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए किया जाता था। तो ये क्या हो गया, पढ़ा पंच कहते थे उसको। ठीक है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए पंच का निर्माण किया जाता था उसी को पढ़ा पंच कहते हैं, और ये आश्विन पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन हुआ करता था। यहीं पे हम कुछ अन्य तथ्यों के बारे में हम बात करते हैं जो पढ़ा शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है। ये क्या है कि इसका अन्य तथ्य देखिए, इस शासन व्यवस्था में शामिल थे, यदि एक गांव शामिल रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पढ़ा राजा। ठीक है, पढ़ा राजा गांव कहेंगे, और दूसरा जो है दूसरे गांव को भी शामिल कर देंगे तो उसको दीवान गांव कहेंगे, और तीसरे गांव को भी शामिल कर देंगे तो इसको पनेरे गांव कहेंगे, और चौथे गांव को भी शामिल कर दिया जाए दोस्तों तो ये हमारा कोटवार गांव हो जाएगा, और शेष गांव जो भी बच गए उसको क्या कहेंगे, प्रजा गांव कहेंगे। तो इस तरह से इसके सारे प्रशासनिक इकाई बटे हुए थे, सभी क्षेत्र बटे हुए थे। तो यहाँ से हमने ये सारा कुछ हमने देख लिए। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं कि महतो क्या हुआ करते थे। महतो जो थे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में वो किसी गांव के प्रधान हुआ करते थे, और जितने भी गांव पढ़ा पंचायत में थे उन सभी गांवों में एक महतो हुआ करते थे। तो यहाँ से ये हमने देखा, और महतो का काम था कि गाँव के जितने भी मामले थे उन सभी मामलों का निपटारा करना। मांझी देखिए, मांझी क्या था, तो महतो के कामों में सहयोग करने वाले अर्थात महतो के सहयोगी हुआ करते थे। पढ़ा या पढ़ा हम देखें कि कई गांवों को मिला करके एक पंचायत का निर्माण किया जाता था, उसी को हम पढ़ा या पढ़ा कहते हैं। पढ़ा राजा जो थे क्या थे, उन पंचायतों के प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता था। यहीं पे हम बात किए कि पढ़ा दीवान, और पढ़ा दीवान बहुत सारे पढ़ा राजाओं का मुख्यालय मतलब हेड रहा करते थे, और ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय का भी काम करते थे, और सर्वोच्च पदाधिकारी भी कौन थे, तो पढ़ा दीवान हुआ करते थे। फिर हम बात किए पाहन का, तो पाहन क्या थे, पुजारी कह सकते हैं उसको, या फिर धार्मिक प्रधान कहेंगे। और वहीं बेगा जो है या फिर वेधा, ये क्या थे, तो पाहन का सहयोगी हुआ करते थे। और डांडा पढ़ा जो है कई गांवों को मिला करके एक संगठन था,
फिर यहाँ पे पढ़ा मंच जो आश्विन पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता था, और यहाँ से अन्य तथ्यों में हमने ये सारा कुछ जान लिया है। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी पद यहाँ पे दे देगा और उसमें पूछा जाएगा कि ये पद किसके लिए था, या फिर इस पद का प्रधान को क्या कहा जाता था। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं, और हर एग्जाम में 1 न 2 क्वेश्चन जरूर इस शासन व्यवस्थाओं में से आते हैं। प्रत्येक शासन व्यवस्था से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप इसको भी कंफर्म कर लिए होंगे, और आप बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ों को और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को समझ पाए होंगे। तो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हंसते हुए मुस्कुराते हुए। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।